अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सुबह बड़ी अच्छी हुई होगी और अभी जो है वो नाश्ते वाश्ते भी चल रहे होंगे, कुछ लोग दफ्तर भी पहुंच गए होंगे। तो आज बहुत सारी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और बहुत सारी ऐसी मालूमात है जिनसे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तिदा में सबसे पहले उस लेजेंड अदाकार की बात करेंगे जो कि दुनिया से रुखसत हुए हैं। भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का मैं जिक्र कर रही हूँ। 98 बरस की उम्र में वो इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार मुंबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हम बारहा उनकी सेहतयाबी के हवाले से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पैगामात देखते रहते थे। उनका असल नाम यूसुफ खान था। दिलीप कुमार के नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की और अगर उनका मैं थोड़े से बैकग्राउंड का जिक्र करूं तो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से रहा है। दिलीप कुमार को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 1998 में निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। दिलीप कुमार ने 65 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। यूसुफ खान 1922 में पेशावर के मोहल्ले खुदादाद में भी पैदा हुए थे। और जब हम बात करते हैं ऐसे लेजेंड अदाकारों की तो सरहदों की मुझे लगता है फिर कोई कैद नहीं रहती है। फिर उनके सिर्फ काम की बात होती है, उनके अंदाज की बात होती है, उनकी पर्सनालिटीज़ की बात होती है। जैसा कि जब भी ऐसे लेजेंड अदाकार का जिक्र करेंगे हमें हमेशा याद रहेगा कि अच्छा वो पाकिस्तान के शहर पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे। काम उन्होंने भारत में किया लेकिन जो उन्होंने काम किया वो बेहतरीन किया और जो नाम कमाया वो बेहतरीन कमाया। फिर भी जब भी कभी उनका जिक्र होगा तब पाकिस्तान का जिक्र होगा क्योंकि वो हमारे बहुत प्यारे शहर पेशावर में पैदा हुए थे। और हमने बार बार सोशल मीडिया पे पढ़ा भी कि उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो पेशावर आएँ, उस जगह का एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें जहाँ पर वो पैदा हुए थे, उस जगह को देखें। लेकिन कुछ शायद सरहदी मामला जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पाए थे। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं अपने कौम के मुस्तकबिल की, यानी तालिब इल्मों की बात करते हैं। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। आज 10वीं जमात का रियासी का पर्चा होगा और पेपर जो है 9:30 बजे शुरू होगा, यानी अब से कुछ देर के बाद। पर्चे का दौरानिया जो है 2 घंटे का होगा। इम्तहानात के इब्तदाई रोज़ हमने देखा था ये कि कितनी बद इंतज़ामी देखी गई कि कहीं पेपर्स मौजूद नहीं थे, फ़ोटो स्टेट कराया गया, कहीं पर जनाब इंतज़ाम बेहतर नहीं था। पर्चा जो है वो इम्तिहान शुरू होने से पहले आउट भी हुआ, जबकि कई तलबा ऐसे थे जो कि एडमिट कार्ड ना मिलने पर काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे थे। आज देखना यह है कि क्या तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं, क्योंकि कल जब हमने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से बात की तो उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई थी कि जनाब वो 48 लोग जिनकी गफलत देखी गई थी पहले पर्चे में, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, कमेटी बन गई है। आज देखना यह है कि सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ देर में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब जो है गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह, टंडवालायार और सांगड़ में मैथ का पर्चा जो था वो आउट हो गया और व्हाट्सएप पर हमने देखा कि सेकंड्स में वो वायरल हो गया। जैकबाबाद में खुलेआम नकल का बाजार गर्म रहा। बाहर पुलिस तैनात थी और अंदर तलबा जो थे वो क्या कर रहे थे? चिटिंग कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन्स का भी आज़ादाना इस्तेमाल देखने में आया, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, सिर्फ बातें हो रही थी। और जब बाहर पुलिस खड़ी हो और अंदर तलबा चिटिंग कर रहे हो तो फिर सवाल उठता है कि क्या किसी की आशीर्वाद पर ऐसा हो रहा था या कोई कंधे पर हाथ रख के खड़ा था कि नहीं आप चिटिंग कर लें, हम सब देख लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, या फिर जेबें गर्म की गई थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और सदर मुमलिकत की बात कर लेते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय इदारों पर हिंदुत्व के असरात और इलाकाई सलामती पर आलमी कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलिकत ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया है। वो कहते हैं कि हिंदुत्व नज़रिया खित्ते और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हम देखते हैं कि बारहा DGISPR वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ की निशानदही कर चुके हैं और जब भी शाह साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो भी यही बात बार बार दोहराते हैं। मकबूजा कश्मीर में इसराइल की तर्ज पर नया निज़ाम लाया जा रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, ईरान और चीन के माहिरीन ने ये कहा है कि भारत में मुसलमानों को तनहा कर दिया गया है। हुकूमत जो है
मजहब को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी भारतीय हुकूमत एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है जो कि शुरू से करती आई है, क्योंकि जब भी भारत में इलेक्शन करीब होते हैं तो जो वहाँ की सरकार होती है वो इसको बेहतरीन हथियार समझती है कि हम दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाएं, मुसलमानों का इस्तेहसाल करें, अगर मुसलमानों को मारेंगे, कश्मीर में अगर हम एक आग सी बर्पा कर देंगे तो शायद वोट हमें ज़्यादा मिलेंगे। इसकी मिसाल हम बाबरी मस्जिद को भी ले सकते हैं, गुजरात हमले की भी ले सकते हैं, क्योंकि जब जब ये मामलात हुए हैं ना तब जो भारतीय सरकार में मौजूद था उसको ज़्यादा वोट पड़ते नजर आए और इस दफ़ा शायद मोदी सरकार यही हथकंडा आजमाती हुई हमें नजर आई। एक और पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, अफगानिस्तान की, जिसके अमन की जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि इसका अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है और जब भी अफगानिस्तान में कोई भी मामला पेश आता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके असरात पाकिस्तान पे ज़रूर मुरतब होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वहाँ से अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो गया है, तो उसके इनखला के बाद हुआ ये है कि तालिबान मुतहर्रिक हो गए हैं। वखान अफगान तालिबान के हाथ लग गया है और ये सिर्फ एक अजला नहीं है बल्कि तालिबान ने 200 अजला पर कब्जे का दावा भी किया है। साथ ही मजीद दर्जनों अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं और आइंदा माह जो है अमन मंसूबा पेश करने का ऐलान भी किया है। याद है कि कल हमने ये जिक्र किया था कि बहुत सारे अफगान फौजी ऐसे हैं जिन्होंने ताजिकिस्तान में पनाह ले रखी है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तालिबान की तेज़ होती ये पेशकदमी और इससे भारतीय फौज जो है वो काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब भी खित्ते में अमन ख़राब हुआ है उसके ताने बाने अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मिले हैं तो पीछे कौन मौजूद होता है? भारत मौजूद होता है। भारत ने वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वो आसानी से वहाँ उस ज़मीन को जो है हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि भारतीय फ़ौजियों को सामान साथ ले जाने की भी मोहलत नहीं मिली और उधर जो अमेरिका है उसने बगराम का अड्डा रात की तारीकी में खामोशी से खाली कर दिया। इस पर जो है अफ़गान फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका ने अड्डा खाली करने का बताया तक नहीं, जबकि तर्जुमान पेंटागन का ये मौक़िफ़ है कि बगराम बेस खाली करने का फैसला कोई खला में नहीं हुआ है बल्कि हम अफ़गान क़यादत के साथ राबते में थे। अफ़गानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी क़यादत मुकम्मल आगाह थी। बगराम बेस आखिरी बेस थी जिसे अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले अब कर दिया गया है। लेट्स सी कि आगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या नया मोड़ लेती है। अब ज़रा खान साहब की बात कर लेते हैं, उनके बड़े ऐलान की बात करते हैं जिससे काफ़ी लोग जो हैं उन्हें तसल्ली भी मिली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी पैसा और अवाम को तकलीफ से हम बचाएंगे, यानी अवाम को तकलीफ से भी अब बचाएंगे और अवाम के पैसे को भी बचाएंगे। किस तरह से कि कोई भी तकरीब होगी उसमें प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ अब नहीं जाया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने वज़रा आला और गवर्नर्स की सिक्योरिटी पर भी नज़रसानी का कह दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में ये लिखा है कि काबीना इजलास में जामे पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अवाम को मरऊब करने की रिवायत का जो रिवायतें कायम कर दी गई है अब उसका खात्मा किया जाएगा। और ये खात्मा मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि PTI की जब गवर्नमेंट आई थी ना तब से ऐसा हो रहा है, क्योंकि असद उमर साहब को बगैर प्रोटोकॉल के हमने देखा है, खान साहब को बगैर प्रोटोकॉल के हमने देखा है, शेख साहब यानी शेख रशीद साहब उनको भी बगैर प्रोटोकॉल के हमने गलियों में देखा है। अब खान साहब जब ये बात कर रहे हैं कि हम अवाम को तकलीफ से बचाएंगे तो एक और चीज़ जिसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत की काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं वो ये है कि कोरोना से निमटने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी हिकमत अमली है, दुनिया उसकी हमें मुतरफ नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी NCOC के अरकान जो है उन्हें मुबारकबाद दी है और ट्विटर पैगाम में ये लिखा है कि आलमी वबा से निमटने की जो मौसर हिकमत अमली है उस पर NCOC के अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उन्हें क्रेडिट जाता है। एहसास टीम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने मुबारकबाद दी है। साथ ही ये कहा है कि सबसे बढ़कर जिस हस्ती का शुक्र अदा करना चाहिए वो अल्लाह पाक की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तभी खान साहब के मुताबिक हम ये काम कर सके और पूरी दुनिया को हम बता सके कि पाकिस्तान ने कोविड से बचने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई थी उस पर बेहतर तरीके से काम किया गया है। अब ज़रा खेल के मैदान से भी खबर दे देते हैं। खेल के मैदान में भी काफ़ी हलचल है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले इंग्लैंड को एक बड़ा धचका लग गया है।
3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। पूरी इंग्लिश टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। नए स्क्वाड का ऐलान भी हो गया है। 9 खिलाड़ी पहली बार वनडे खेलेंगे। बेन स्टोक्स क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम जो है वो कार्डिफ पहुंच गई है, आज ट्रेनिंग करेगी। पहला वनडे जो है वो 8 जुलाई को खेला जाएगा। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान की कैसी कारकर्दगी होती है और उम्मीदें बड़ी वाबस्ता होती है जब भी हम देखते हैं कि जनाब हमारी टीम बाहर गई है खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी मैच हो। तो जनाब हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं कि लेट्स सी कि क्या होता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई होती और ऐसा कोई मामला होता तो सब फ्लाइट लेके ना बाहर निकल जाते। ये पाकिस्तान का बड़ापन है और ये जो बड़ा दिल है ये पाकिस्तानी ही रखते हैं कि अगर मुखालिफ टीम के जो लोग हैं वो कोविड में मुब्तला हुए हैं फिर भी खेलने से भागे नहीं हैं, बड़ा दिल करके वहाँ पर मौजूद है, प्रैक्टिस की जा रही है। तो जनाब ये जब खेल की बात होती है तो खेल के साथ साथ जो है बड़ी सैर तफरी की भी बात होती है और यही जो सैर तफरी करने के लिए मोहम्मद शुएब निकल जाते हैं। अब हम बात करें अक़्कुल पख्तूनख्वा की। पाकिस्तान के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है। कई इलाके ऐसे हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुए। जो एक्सप्लोर हो रहे हैं इलाके जब उनकी बात करते हैं उसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जहां कम टूरिस्ट आते हैं। आज मैं मौजूद हूं जिस इलाके में, इसका नाम है गरम चश्मा। चित्राल से 2 घंटे की मुसाफत पर ये गरम चश्मा का इलाका है और इसके 2 घंटे बाद गबूर और शाह सलीम, ये 2 गांव हैं। ये पाकिस्तान की आखिरी हद है। इसके बाद बदख्शां सूबा अफगानिस्तान, उसकी हद स्टार्ट हो जाती है। और जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, जब पहाड़ पर होती है बर्फ, यहाँ पर भी होती है बर्फ, तब भी ये पानी होता है गर्म। अब लेकर चलते हैं आपको नीचे, क्योंकि बड़ा ऊपर हमें इस पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ा इस पॉइंट को देखने के लिए। अब कवर कर दिया इन्होंने, थोड़ा डेवलप कर दिया इसको और अब ये पानी इस तरह चैनलाइज होकर नीचे जाता है। दिखाते हैं जिस तरह से पानी नीचे जा रहा है और होटल्स में पानी आ रहा है। गरम चश्मे का गरम पानी जिसके अंदर आ गए हैं हम। ओह माय गॉड, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन पानी है। माइक रखता हूँ बाहर और स्विमिंग करते हैं इसमें कुछ देर के लिए। सुना है इस पानी से मुताल्लिक कि इसमें सल्फर होता है, इसके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, देखिए। गरम चश्मा के इस मकाम पर फूल भी हैं और फल भी हैं। खुबानी भी है, अखरोट भी है, सेब भी है, चेरी भी है। इतनी ज़बरदस्त चेरी, और चेरी पककर तैयार है। तो चेरी खाने के लिए हम तैयार हैं। तो जनाब कुछ यादें हमने ताज़ा कर दी कि कल मोहम्मद शुएब ने गर्म चश्मे की सैर कराई थी और हम सबको बताया था कि कैसे सर्द मौसम में भी चश्मे का पानी गर्म ही रहता है। आज गर्म चश्मे के मकाम पर मोहम्मद शुएब एक ऐसी जगह पर हमें लेकर जाएंगे जहां हकीकत में एक शहजादा रहता है। ये क्या माजरा है, आज हम आपको दिखाते हैं। और जब आप गरम चश्मा आएंगे तो कहाँ कहाँ आपने जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त बैकग्राउंड में है दरोशिप फोर्ट, और ये ऐसा फोर्ट है जहाँ म्यूजियम नहीं है। ये ऐसा फोर्ट है जहाँ लोग रहते हैं, लिविंग हाउस है ये। रॉयल फैमिली नस्ल दर नस्ल उनकी जो खानदान है वो यहाँ पर रहते हैं। इस वक्त जहाँ पर रिहाइश पजीर है वो है तैमूरुल मुल्क, शहजादे हैं ये, और ये यहीं पर रहते हैं, इनकी फैमिली यहीं पर रहती है। कुछ उनके आर्म्स एंड एमुनेशन जो इस्तेमाल में रहे, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी तस्वीर, वो सब यहाँ डिस्प्ले की गई। तकरीबन 100 साल से पुराना ये दरोशिप फोर्ट है और यहीं गरम चश्मा में बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। 4 इसके मीनार है, ऊंची इसकी फसील है। दरख्तों की ठंडी छांव,
ये है दरोशब फोर्ट का बाग। यहाँ पर कुछ देर को करते हैं आराम और सिर्फ कोशिश करते हैं दरख्त को देखें और जो आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की, इस पर गौर करें। ये बड़ा ज़रूरी है, शहर के शोर से दूर, पोल्यूशन से दूर ऐसी किसी लोकेशन पर कुछ देर गुजारना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। दरोशब फोर्ट के मेन दरवाजे से जब दाखिल होते हैं लॉन और साथ ही है मेहमान खाना, और ये मारखोर जब शिकार हुआ उसके सींग यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा मारखोर हमें यहाँ पर उसके सींग नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये हिस्सा है और इस लॉन में खूबसूरत से फूल, बाकी ज़रा हिस्सा वहाँ फैमिली रहती है, तो जब भी कोई मेहमान आए इनका तो वो यहाँ ठहरता है। अदरवाइज़ कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर है कि जब विजिटर्स आते हैं तो वो उनको विज़िट कराया जाता है। और फोर्ट दरोशब का ये हिस्सा, ये फैमिली एरिया है। यहाँ पर शहजादा, उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। एक कमरे की तारीफ बहुत सुनी है, वहाँ लकड़ी की कार्विंग्स बहुत खूबसूरत हैं, लकड़ी का काम हुआ है। आए दिखाते हैं आपको। 150 साल पुराना ये फोर्ट, और इस रूम का अगर मैं कहूँ कि अभी तक उसको असल शक्ल में बहाल रखा गया तो गलत नहीं होगा। ये वॉलनट ट्री, ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये अभी तक उसी हालत में है, छिड़ा ही नहीं गया, उसी तरह से रखा गया है इसको। इस कमरे की छत वो भी वॉलनट वुड की, ये पिलर्स ये भी वॉलनट वुड के, ये कार्विंग 150 साल पुरानी है, अभी तक असल शक्ल में से बहाल रखा गया है। शहजादा तैमूर के वालिद साहब जो गवर्नर थे उस वक्त वो इसी कमरे में रिहाइश पजीर थे, यानी गवर्नर यूज्ड टू लिव हियर। बड़ा ज़बरदस्त है ये कमरा, अभी तक इसे उसी हालत में रखा गया है। छत वहाँ पर भी वॉलनट वुड का इस्तेमाल है। और जो बाहर से टावर दिख रहा था वो अंदर से कैसा है, अंदर से ड्राइंग रूम है, बड़ा प्यारा सा ड्राइंग रूम। उसके साथ जो सबसे प्यारी बात है वो ये विंडोज़ हैं कि यहाँ से जब आप बाहर का नज़ारा करेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। समर का नज़ारा अलग है, विंटर का नज़ारा अलग है। खोलते हैं इसको और दिखाते हैं माउंटेन्स। एक दूर से हमें स्नो कैप्ड माउंटेन भी नज़र आ रही है, फील्ड एरिया भी दिखाई दे रहा है, ट्राउट फिश फार्म जो कि इन्हीं का है वो भी यहाँ से दिखाई देता है, यानी दरिया भी दिखाई दे रहा है, पहाड़ भी, दरख्त भी। खूबसूरत मौसम का अगर आपने मज़ा लेना है तो आप इस हिस्से में आइए और यहाँ से देखिए। तो ज़बरदस्त जी फोर्ट, और इसका जितना भी विज़िट हमने अब तक किया है, इट्स ब्यूटीफुल। शहजादा तैमूर खुसरो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो डिग्रीज़ भी यहाँ पर आवेज़ा हैं। जो उनकी मुख्तलिफ असनाद हैं, जो मुख्तलिफ उनके अचीवमेंट्स हैं, उससे मुताल्लिक ये दीवार उनसे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा रहनुमाई करती है। यूँ तो पाकिस्तान में बहुत से किले हैं, किसी किले में जाएं हिस्ट्री भी मालूम हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश भी होती है कि शहजादे से मुलाकात हो। तो क्यों ना आज आपकी मुलाकात हम शहजादे से कराएं। दरोशब फोर्ट में हैं शहजादा मोहम्मद तैमूरुल मुल्क खुसरो, अकाउंटेंट जनरल केपी, लास्ट पोजीशन जो इस पे रिटायर हुए, ये इसी फोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच समा टीवी। वेलकम टू फोर्ट दरोशब और गरम चश्मा इन चित्राल। बहुत खुशी हुई है आप लोगों का कि आप इधर आए फोर्ट में, और मैं आपको खुशामद कहता हूँ। थैंक यू सर। रास्ता थोड़ा तवील, थोड़ा दुश्वार, थोड़ा कठिन, खूबसूरत तो था, और ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि यूँ तो हम देखते हैं कि सर शहजादे हैं ज़ाहिर है, वैसे भी जनरली लोग कोशिश करते हैं शहरों में चले जाएं या डेवलप सिटी की तरफ या बाहर। आपने चूज़ किया कि यहीं रहना है, इसी फोर्ट में रहना है, क्यों? जी, मैं 36 साल गवर्नमेंट सर्विस में रहा, तो मैं वेरियस पोस्ट्स में रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट में भी रहा है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फेडरल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। आफ्टर रिटायरमेंट फिर से यू फील लाइक कमिंग बैक टू योर रूट्स। ओके। इसलिए कि हमारा हिस्टोरिकल फैमिली कोई अबाउट 550 साल इस एरिया पे रूल किया है, और आई फील के वी हैव टू गिव समथिंग बैक, और यही एरिया को डेवलप करें, इधर से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाए। सही। और इधर का डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा वो करें। ओके, तो डेवलपमेंट के साथ साथ इस फोर्ट से मुतालिक बताएं कि ये उन चंद फोर्ट्स में से जहाँ पे अभी भी फैमिलीज रह रही हैं,
वरना तो हम देखते हैं नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हो जाता है और वहाँ पे म्यूजियम बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा है जहाँ पे टूरिस्ट आए तो आप विजिट कराते हैं उनको? जी, ये फोर्ट ये हमने तो इसको एज अ होटल वगैरह कन्वर्ट नहीं किए, नगर वगैरह में कुछ किए हैं, मगर इसको हमने जो भी अगर कोई आते हैं गेस्ट टूरिस्ट और हमारे बैचमेट्स वगैरह, तो वी हैव गॉट गेस्ट रूम्स और फ्री आके वो ठहरते हैं। क्या बात है। इससे तो हमने बात ही कोई नहीं है। हमें बिजनेस आता नहीं है जी, हमने इसको कमर्शियल भी नहीं किया है। कि दोस्तों से शिकवा तो नहीं कर रहे हैं? तो दैट्स वाई हमने इसको वो नहीं किया। बट एट द सेम टाइम मैंने थोड़ा टूरिज्म के लिए वो थोड़ा टूरिस्ट होटल बना रहा हूँ छोटा सा, और ट्राउट फार्म डेवलप किया है अलॉन्ग द रिवर। तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि उधर कमर्शियल एक्टिविटी भी जनरेट होगा। ओके, इस जगह पे हम देखते टूरिस्ट कम आते हैं, ऐसा ही है? जी जी। क्यों? इसका जी मेन प्रॉब्लम है रास्ते का। कम्युनिकेशन अब तक देखे उधर तक लवादी टनल तक तो इट्स वेरी गुड, वो टनल बन गया है, मगर उसके बाद फिर रोड ख़राब है। फिर फ्रॉम चित्राल दिस इज ओनली 40 किलोमीटर्स, 1 घंटे से भी कम का रास्ता है, बट इट टेक्स 2 आवर्स। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा निगलेक्ट किया है, और पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा है कि अनलाइक चित्राल विच गेट्स हॉट, वो 38 तक जाता है, इधर 26, 27 से ऊपर नहीं जाते। तो समर्स आर सो प्लेजेंट, और जो लोग अभी रोड ठीक हो इधर आ जाएं तो फिर वो वापस जाएंगे नहीं चित्राल। ज़बरदस्त जनाब। और जब जब ऐसी खूबसूरत जगहें हम आपको दिखाएंगे, शुएब आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि शुएब ने खूब हल्ला गुल्ला भी किया है, सैर भी की है, और आपको बताया भी है कि जगह जो है कितनी महफूज है यहाँ पर जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको बताएं और याद करवाएं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, ईद उल फित्र हो या फिर बड़ी ईद का मामला हो, मुल्क में हर त्यौहार पर मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। खुशियों की नवीद लाने वाले इन त्योहारों पर आवाम को रिलीफ देने के बजाय मुनाफाखोर परेशानी में मुब्तला कर देते हैं आवाम को। और इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है? ज़रूरत अशिया के बढ़ते हुए दाम। जाहिर सी बात है, जब भी कोई त्यौहार होगा आवाम तो खरीदारी करेंगे, जब आवाम खरीदारी करते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, जब दाम बढ़ते हैं तो मुश्किलात में इजाफा होता है। आपको याद होगा कि हमने, मेरी पूरी टीम ने रमज़ानुल मुबारक में मुसलसल पॉइंट आउट किया कि किस तरह से मुनाफाखोर आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह से मुनाफाखोरी होती थी, डेली बेसिस पर हम वो चीज़ें आपके सामने रखते थे। ये रमज़ान का मामला, छोटी ईद का मामला, लेकिन जब बड़ी ईद आई है तो जेबों पर ज़्यादा डाका डलना, यानी बड़ा डाका डलना शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला यानी हरामखोरी का मामला अब हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी ईद करीब है, और जब बड़ी ईद करीब होती है तो जाहिर सी बात है कि सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें हर दफ़ा आसमानों पर पहुंच जाती है, और एक दफ़ा फिर से कई गुना सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। टमाटर हो, लीमू हो, प्याज हो, या इस समय दीगर जो सब्जियां हैं, जिसका भी आप नाम ले लें, उनके दाम बढ़ गए हैं। किस शहर में क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदगान गए मार्केट्स में, उन्होंने वहाँ की सूरत हाल देखी, वो आपके सामने रखते हैं। ईद उल अज़हा आने में तो अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन महंगाई का तूफान इससे पहले ही शुरू हो गया है। खास तौर पर सब्जियों की कीमत में तो बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो प्याज जो था 30 रुपए किलो था, अब 50 रुपए किलो बिक रहा है। इस आलू जो था वो 30 रुपए किलो था, वो भी 50 हो गया है। इस तरह जो ग्रेडिंग में देखा है तो आलू शायद इससे महंगा भी मिल रहा है। इस अदरक जो है वो 450 रुपए सरकारी कीमत है, लेकिन बाजार में 600 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। लहसुन और दीगर जितनी भी अशिया जो कि ईद उल अज़हा में इस्तेमाल होती है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अवाम पर क्या असरात हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। अब अदरक लेने आया हूँ तो वो कह रहा जी 180 रुपए का पाव है, तो आप मुझे बताएं आधा पाव अदरक इतना से उसने दिया है 80 रुपए का। सर्दी सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। जो प्याज है वो पहले 30 रुपए किलो 20 रुपए था, अब 60 रुपए किलो हो गया। जो टमाटर है वो 80-100 रुपए बिक रहा है। गरीब कमाना क्या तो खाना क्या? 1000 कमानी है, 1500 खर्च आनी है, तो इसमें क्या बचना है? कुछ भी नहीं बचे। हर चीज़ महंगी हुई है, हम क्या अब लेंगे? घर के लिए हम भी सामान लेने आई हैं, हर चीज़, टमाटर भी महंगे हैं, हर सब्जी महंगी हो गई हुई है।
जैसे कि लाहौरी कहते हैं कि अवाम की सूरत के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कम से कम सब्जियों की कीमत तो कम होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी जो है ईद के मौके पर कुछ न कुछ पका सके। अब हम फैसलाबाद चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। ईद उल अजहा करीब आते ही फैसलाबाद की मार्केटों में सब्जी की कीमतों को पर लग गए हैं। अदरक 300 रुपये, लहसुन 100 रुपये, जबकि टमाटर 60 रुपये किलो महंगा हो गया है। जायद मुनाफा के चक्कर में आवाम को लूटते दुकानदार क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। वजह यह है कि एक तो ख़रीदारी ज़्यादा बढ़ रही है, एक के पीछे से शार्टेज है, इसकी पैदावार गर्मियों में कम हो जाती है। तीसरी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट वो कंट्रोल नहीं कर रही किसी के ऊपर, जो कहता है जो कर रहा है वो करी जा रहे। जो लोग सरमायादार है, ये इम्पोर्टेड अदरक चाइना से होता है, वो स्टॉक कर लेते हैं। जब भी कोई ईद का त्यौहार आता है या कोई और त्यौहार आता है, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं। पहले अदरक 200 रुपये 250 किलो बिक रहा था, अब 600 रुपये में है। टमाटर 30 रुपये थे, अब 80 रुपये हैं। और लहसुन 100 रुपये था, अब 300 रुपये है। प्याज आगे 20 रुपये था, 50 रुपये हो गया। ये स्टॉक माफिया किसी चीज़ का भी पाकिस्तान, आटे का आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, कभी प्याज का आ जाता है, अदरक का आ जाता है, ये सब माफिया रोक लेता है। सब्जी फरोशों की खुल्लम खुल्ला मुनाफा खौरी, मार्केट कमेटी और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अब चलते हैं इस्लामाबाद और देखते हैं। इसी संगीन मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, और उनसे जानेंगे कि ये अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इस हवाले से बात करना चाहें तो ये कितना गैर कानूनी या गैर शरई है। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हर शख्स ये सोचता है कि खुशी की नवीद लाया है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मामला कुछ उलट है। मुनाफा खोर सिर्फ अवाम को परेशान करते हैं, तकलीफ का बायस बनते हैं। इस संगीन मामले पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि ये मुनाफा खोर नहीं है, ये तो हराम खोर हैं और ये अपने घरों के साथ भी ज्यादती करते हैं। ये नाजायज तरीके से पैसा कमा के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, लूट मार करके अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हैं, ख़ुद भी हराम खाते हैं और लोगों पर भी जुल्म करते हैं। तो हुकूमत अपनी सतह पर कोशिश भी करती है, जुर्माने भी करती है, लेकिन मज़ीद इसमें जो है वो काम होना चाहिए। और निचली सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि मजिस्ट्रेट सतह पे, शहरों की सतह के ऊपर, ज़िला, सिटी, डिवीज़न की सतह के ऊपर जो चेकिंग का अमल है वो ना सिर्फ ये कि होना चाहिए बल्कि मुअस्सर होना चाहिए और नज़र आना चाहिए। इसके लिए आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुस्तकिल इस पर बात करते हैं, कहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो ये एक गली मोहल्ले की जो दुकान है उस पर कंट्रोल करने के लिए लोगों को भी साथ देना चाहिए। और अगर ये बाज नहीं आते तो एक ऑप्शन देखें, अभी 2 से 3 हफ्ते पहले आप पता करें टमाटर का क्या रेट था। बिल्कुल। और एक आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे वीडियो के जी वो टमाटर फेंक रहा है कि जी रेट नहीं मिल रहा और नहर में मैं फेंक रहा हूँ। इनको ज़ख़ीरा अंदोज के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बड़ी सख्त वईद है। और लोगों की जो रोज़मर्रा की अशिया है इस्तेमाल की, उन अशिया को जो है वो महंगा करने वाले के लिए और लोगों की बिसात से बाहर करने वाले के लिए हुकूमत को भी अपना काम करना है और अवामुन्नास को भी, लोगों को निशानदही करनी चाहिए। जो आदमी रेड लिस्ट नहीं लगाता है उसकी शिकायत करनी चाहिए। जजा सजा का अमल जो है वो साथ साथ जारी रहे तो मामला जो है वो ठीक होते हैं, दुरुस्त होते हैं।
मैं समझता हूँ हुकूमत और लोगों को मिलकर जो है इन जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों और महंगाई करने वालों के खिलाफ जो है वो इक़दाम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे डीसी साहिबान हैं शहरों के अंदर, जो मजिस्ट्रेट हैं, एसी हैं, वो इस सूरत हाल का नोटिस लेंगे और जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है उसको रोका जाएगा। और इसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर दिन में 10 मीटिंग्स वज़ीर आज़म साहब करते हैं तो उनमें से आधी से ज्यादा ये महंगाई के हवाले से होती हैं, लेकिन निचली सतह के ऊपर उस पर अमल दरामद होना, इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो लोकल हमारा निज़ाम है वो मजिस्ट्रेट का है, वो एसी का है और आवाम का निशानदही। देखें, एक अमीर आदमी है जिसके पास वसाइल है, वो तो रेट भी नहीं पूछता, वो कहता है इतनी चीज मेरी गाड़ी में रख दो। और एक गरीब आदमी बेचारा जो है वो एक एक रुपए के ऊपर बातचीत करता है। तो उमरा को भी, मुतवस्सत तबके के लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो जो नाजायज मुनाफाखोरी है उसको रोके, मत खरीदारी करें ऐसे आदमी से जो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है। और जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उनका भी ख्याल होना चाहिए। और इन ताजरों की तंजीमों को और बड़े बड़े जो ताजरों की यूनियंस हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ये ईद से पहले जो सिलसिला शुरू हुआ है ये न शरई तौर पर दुरुस्त है, न कानूनी तौर पर दुरुस्त है। बिल्कुल अलामा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने जजा और सजा का भी जिक्र किया, और जैसे खान साहब की आपने बात की तो हमने देखा कि इमरान खान तो शुरू से ही एक बात करते हैं कि अवाम का जो पैसा है उसको अवाम के लिए ही इस्तेमाल करना जरूरी है और अवाम को तमाम सहूलियात पहुंचाई जाए, और इसके लिए हर मुमकिन हिकमत अमली भी गवर्नमेंट की तरफ से अपनाई जाती है। लेकिन निचली सतह के जो लोग हैं, स्पेशली जो मिडल मैन है, उसका किरदार इस तमाम तर मामले में बड़ा अहम है। मुझे ये भी समझाइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि दीन इस्लाम में मुनाफाखोरी या हरामखोरी पर क्या सजा मुकर्रर की गई है? देखिए, ये तो काजी का जो है वो फैसला है, काजी का इख्तियार है कि वो इसके ऊपर जो है वो ताज़ीर नाफिज करे। अब जिस तरह हमारे मजिस्ट्रेट हैं ये उनका इख्तियार है, वो जुर्माने भी करते हैं, कैद भी होती है कुछ लोगों को। तो इसको सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद होना चाहिए और इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। असल में मसला वो है जिसकी तरफ कई बार हुकूमत निशानदही कर चुकी है कि मिडल मैन इससे फ़ायदा उठाता है, ना बेचारे जो ज़राअत करने वाला किसान है उसको फ़ायदा होता है और ना जो आखिर में बेचने वाला है वो बेचारा जो है। तो हुकूमत की कोशिश तो यही है कि ये मिडल मैन का किरदार बीच में से ख़त्म हो, लेकिन सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और इस तरफ जो है वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है, कमिश्नर साहिबान हैं, डीसी साहिबान हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको तवज्जो करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है 2-4 को आप निशान इबरत बना दें तो बहुत सारा जो है ना वो बुराई का रास्ता रुक जाता है। सही, ठीक। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो खुद भी फरमा रहे थे कि कितना संगीन गुनाह है ये कि इस तरीके से इस तरह से कमाएं। जब हम इस तरह से कमाई की बात करते हैं तो शहरी इक़्तिदार की बात हो जाए या किसी भी शहर की बात हो जाए, वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही यहाँ भी मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। हरे मसाला जात कितने महंगे हुए हैं, शहरियों से जानते हैं। अदरक लहसुन बहुत इसका रेट बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है, वो तो गरीब आदमी की अफोर्ड से बहुत बाहर चला चुका है। और प्याज का रेट भी अभी जो मैंने लिया है, प्याज का रेट भी वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ईद करीब आ रही है और गरीब के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। अदरक लिया है 170 रुपये पाव दे रहे हैं, तो वो हमने वहीं छोड़ दिया है। अब क्या करे गरीब बंदा। पुदीने की गड्डी है वो 20 रुपए की देते हैं, पहले 5 रुपए की, 2 रुपए की, वो तो हमें ऐसे ही दे देते थे। इतना ज़्यादा रेट है, मतलब एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। प्रोग्राम था कि 5 किलो टमाटर लेने का, लेकिन मैंने यहाँ पे रेट जब देखा ना तो फिर मैंने 1 किलो ही टमाटर लिया। अदरक भी महंगी है सर, ठीक है, और लहसुन भी महंगा है। आखिर क्यों हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हरे मसाला जात इतने महंगे हो जाते हैं? आइए दुकानदारों से जानते हैं। भैया, अदरक, लहसुन और टमाटर क्यों महंगे हो रहे हैं?
टमाटर 46 रुपये किलो ईद की वजह से महंगे हुए हैं, अदरक भी इसलिए ईद की वजह से। लहसुन 200 रुपये किलो है, अदरक 660 रुपये किलो है, टमाटर 46 रुपये किलो है। तो क्या मंडी में माल कम आ रहा है? मंडी में काम आता है इसलिए महंगा होता है, तो मंडी में ज़्यादा हो फिर तो रेट कम लगेगा। 2-3 माह होते हैं, गर्मी के सावन भादरों होती है, इसमें तकरीबन हर चीज़ जड़ी मुरझा जाती है, इसकी वजह से ये महंगा होते हैं। वैसे भी तेल ये ऊपर जा रहा है, अब तो इनकी वजह से महंगाई ज़्यादा थोड़ी हो रही है ना। अदरक है जो बाहर से आती है वो महंगी हुई है, बाहर से आती है, थाईलैंड से आती है, चाइना से आती है और इंडिया से आती है। इस्लामाबाद में तो आपने देख लिया कि हरे मसाला जात कितने महंगे हो चुके हैं। अब ज़रा कराची चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कीमतों की क्या सूरत हाल है। शुक्रिया वहाब कामरान। वहाब ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब हम देखते हैं कि कराची में मुनाफाखोर किस हद तक सरगर्म है, क्या उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई है, और सबसे अहम बात कि ख़रीदार क्या कहते हैं। हर चीज़ में मतलब आज से आप 2 साल 1.5 साल पहले देखें तो हर चीज़ में ही रेट ज़्यादा हो गए। हालांकि डॉलर जो है वो भी कम हो गया है, लेकिन रेट कहीं कम नहीं हो रहे। जो चीज़ एक बार बढ़ जाती है वो कम होती नहीं है कभी हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है अदरक के रेट और प्याज के रेट हो गए, और क्या नाम है, ये जो सब्जियाँ जो छोटी सब्जियाँ इसके रेट बड़ा फ़र्क है। चीनी को नाम लिया, आसमान की तरफ गए, आटे का नाम लिया, आसमान की तरफ घी का नाम लिया, आसमान की तरफ जा, नीचे आने का नाम है नहीं। झूठे दावे पे दावा है। सब्जी वगैरह को भी ये हाल है, जिस चीज़ का नाम लेते हैं आसमान की तरफ जाता है। कौन सी चीज़ सस्ती है? बकरीद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियों की कीमतें सेंचुरियाँ अबूर कर चुकी हैं, लेकिन बकरीद से पहले हरे मसाले की जो कीमत है उसमें होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि कीमतों को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो अफसरान अपने ठंडे कमरों से बाहर आने पर तैयार नहीं। चांद नज़र आने के बाद क्या सूरत हाल होगी इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद यही है कि महंगाई का एक और तूफान सार्फिन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब, मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमें बता रहे थे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे कि दीन इस्लाम इस पर क्या कहता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा तालीम के मैदान से आपको खबर दें कि सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात इस वक्त जारी हैं और चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड ने दावे किए थे, कल हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और कहा था जी कि अब ऐसी कोई बद इंतज़ामी नहीं देखी जाएगी जो पहले पेपर में देखी गई थी। लेकिन ये तमाम दावे धरे के धरे रह गए। मैट्रिक साइंस ग्रुप का दूसरा पर्चा भी आउट हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जी जमजम, बताएगा। बिल्कुल महक, आपने ये बात वजह फरमाई कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के जितने भी दावे थे सारे धरे के धरे रह गए। नकल माफिया जो है इस साल भी हमें सरगर्म देखने में आई। मैट्रिक बोर्ड नकल माफिया को लगाम देने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। 10वीं जमात साइंस ग्रुप का आज रियाजी का पर्चा था जो कि आधा घंटा पहले ही पर्चा आउट हो गया। अगर मैं बात करूं पिछले पर्चों की तो फिजिक्स का जब पहला पर्चा था तो वो जैसे 9:30 बजे शुरू होना था तो 9:34 पर जो है आउट हुआ था 4 मिनट बाद, जबकि इस मर्तबा तो हद ही हो गई। पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही जो है ये पर्चा आउट हो चुका था। जबकि जब हमने मैट्रिक बोर्ड से बात की चेयरमैन से तो उनका यही कहना था, उन्होंने सारा मलबा जो है वो CS यानी सेंटर सुपरिटेंडेंट पे डाल दिया। उनका कहना है कि जब 8 बजे पर्चा जो है वो मैट्रिक बोर्ड से बाहर चला जाता है, हब में जाके जब तकसीम होता है उस वक्त जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। जब तक 8 बजे तक हमारी जिम्मेदारी है, पर्चा बोर्ड में मौजूद है, लेकिन जैसे ही बोर्ड से बाहर जाता है उसके बाद जो है वो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद CS की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इसलिए अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं कि 38 जो है वो CCOs भी मुअत्तल हो चुके हैं। जिन्होंने पहले पर्चे में जिनकी कोताही देखने में आई थी उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन आज सुबह जब मेरी बात हुई चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से तो उनका यही कहना था कि आज किसी भी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर से वो नाकाम हो गए इस बात को पूरा करने में और पर्चा आधा घंटा पहले जो है हमने आउट होता हुआ देखा। ठीक है जमजम, आपका बेहद शुक्रिया।
अब आगे बढ़ते हैं और सर अच्छी बातें करते हैं। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क की बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि बरामदी शोबे को दी जाने वाली मराद के समरात अब हमें नजर आने लगे हैं। माली साल 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो 20-21 में 25 अरब डॉलर से जायद की रिकॉर्ड बरामदात हुई हैं। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि अगले 2 साल में मजीद इजाफा होगा। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त ताल्लुकात जैसे भी हों, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि थोड़े से ताल्लुकात एक बर्फ की तरह में जमते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को खूब माल भेजा जा रहा है। और वजारत तिजारत ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात का जो हजम है वो 5 अरब डॉलर से जायद हो गया है। इसके अलावा अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कोरोना के बाद वबाई दुनिया के नज़रिए में मामूल की ज़िंदगी पर वापस आने वाले ममालिक में पाकिस्तान का जो नंबर है वो तीसरा बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तसल्ली बख्श बात है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोविड-19 के बावजूद अगर हम अपनी बरामदात देखें तो उसमें इजाफा हो रहा है, अदाद शुमार अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि क्या अच्छा वक्त आने वाला है? देखें, बरामदात जो है 25.3 अरब डॉलर एक काफी खुशाइन खबर है कि हमने हासिल की इस साल। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि 25.1 अरब डॉलर हमने 2013-14 में हासिल की थी। आज हम जो है कम से कम हमें जो है 35 अरब डॉलर पे होना चाहिए था, और ये ही वजह है पाकिस्तान की IMF पे बार बार जाने की और माशी पस्ती की। इस हुकूमत ने जब से आई है काफी जोर लगाया कि एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, लेकिन अभी भी हम हमने जो हासिल किया है इस साल वो कोई काबिल फख्र या हमारे लिए तसल्ली बख्श, कम से कम मैं कहूँगा कि ये एक मेरे हिसाब से ये एक तसल्ली बख्श आदाद शुमार नहीं है। अच्छा। लेकिन उसकी वजह अब ये भी है कि हमारी 2 चीजें हो गई हैं। एक तो हमारी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, तो हम जो पैदा कर रहे हैं वो खा रहे हैं, बल्कि अब हम इम्पोर्ट करना शुरू हो गए। आपने देखा होगा गंदम साल इम्पोर्ट हुई, चीनी हुई। तो जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने जो है पैदावारी सलाहियत पे काम नहीं किया था। ये हुकूमत काफी कोशिश कर रही है, और अब इस साल जो है ये इन्होंने टारगेट फिर बहुत छोटा रखा है, 26.8 अरब डॉलर। तो अगर ये इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर हम 30 अरब डॉलर पे नहीं पहुंचते जी, तो हम टाइम से पीछे हैं मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह की हम चीजें होते हुए देख रहे हैं, हुकूमत जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है अब एकदम हमारी बरामदात बढ़ना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुजम्मिल साहब, ये भी फरमाएगा कि एक तरफ हुकूमत बरामदी शोबे को मराद देती नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। ये दोनों मामलात सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि माली साल 2021-22 जो है पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है? बिल्कुल, देखें, उम्मीद तो काफी है। अब मशीनरी भी आ रही है, टेक्सटाइल वालों को रिफंड भी मिल गए हैं। हुकूमत जो है IT सेक्टर पर भी तवज्जो दे रही है कि सिर्फ जो है कपड़े के अलावा भी हम अपनी सनत में जो है बेहतरी लाएं ताकि हम दूसरी चीजें भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो चांसेस तो बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे जो पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी हमने इस पर तवज्जो नहीं दी थी, तो वो उसको सीधा होने में टाइम लग रहा था। तो अब हम मेरे ख्याल से एक जगह पे आ गए जहाँ से हम एकदम हमारी जो है चीजें उठेंगी। अब ये साल बताएगा आया कि ये सारी जो मेहनत हुई है वो कितना रंग ला रही है। बिल्कुल। और मेहनत की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उस मेहनत का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुजम्मिल साहब की गई कोरोना वबा के कंट्रोल के लिए जो हिकमत अमली पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई, और पूरी दुनिया हमें उसकी तारीफ करती नजर आई कि कितनी बेहतरीन हिकमत अमली थी कि हमने उन ममालिक को बीट कर दिया जिनकी शायद पॉलिसीज बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। नॉर्मल ज़िंदगी की बहाली में दुनिया भर के जो 50 ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर आना और फिर वबा से निमटने
निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर पूरी दुनिया की हमारी तारीफ करना। यकीनन बहुत सारे इदारे, NCOC, एहसास टीम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके मुस्तहिक है, और सबसे बढ़कर जैसे खान साहब खुद कहते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी है। तो मुझे ये समझाइएगा कि हम जब कोरोना से निमट रहे थे, उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी में पाकिस्तान की हिकमत अमली जिसकी दुनिया मुतरिफ है, पाकिस्तान को इस हिकमत अमली से अंदरूनी तौर पर आपकी नज़र में कितना फ़ायदा पहुंचता है अगर हम मुआशी मामलात को मद्देनज़र रखें? देखिए, आप सिंपल सी एक चीज़ ये देख लें कि आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो गाड़ी की आपने रेस ट्रैक पर गाड़ियों की रेस टक्कर कभी देखी हो जी, तो कुछ गाड़ियां शुरू में ही टकरा जाती हैं, कुछ गाड़ियां शुरू में ही खड़ी हो जाती है, कुछ गाड़ियां जो बिल्कुल आगे वो कहने का मतलब कहीं पे रोकने करेंगे तो आपके इज्जत के लोग आगे निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वजीर आजम साहब थे, उन्हें ये पहले दिन से एहसास था कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो निज़ाम है, और खास तौर पर जो हमारी हुकूमत की ताकत और वसाइल है, वो इस काबिल नहीं है कि गाड़ी को रोक कर जो है आराम से कहीं बैठ जाए। तो इस गाड़ी को जैसे भी है चलाना है, चाहे जिस तरह भी चलाना है, स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू चलाना है और हिकमत अमली के थ्रू। बाकी दुनिया ये समझती थी कि पहले हम कोरोना की वबा पे काबू पा लें, और उनको ये एहसास नहीं हुआ कि वो दुनिया में रह रहे थे। वो फिलहाल वक्ती तौर पे लॉकडाउन लगा के अपने शहर, अपने मुल्क में कुछ दिन के लिए तो वो उस वबा को काबू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से लोगों ने आना जाना शुरू करना है, फिर उनको वो हो जाएगा। फिर लोगों के जहन में, लोगों के जहन में था, आपको भी पता होगा कि वैक्सीन इलाज है भाई। बिल्कुल, वैक्सीन पूरी दुनिया में अब हमारे जैसे ममालिक में तो कम लगती है, लेकिन बाहर ममालिक में बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम आजकल के अखबारें उठा लें, TV देख लें, तो बरतानिया में फिर से शुरू हो गया और दूसरे ममालिक में फिर से शुरू हो गया। तो ये जो है हमारे वजीर आजम ने समझ लिया था कि ये एक न्यू नॉर्मल है, और इसके साथ अब आने वाले कई साल जिंदगी गुजारनी है, और एहतियात के साथ। और उस एहतियात को जो है बार बार हम NCOC को, हमारी कौम तो थोड़ी सी लापरवाह है, आपको पता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है NCOC के थ्रू और इनके थ्रू जो है कभी आ जाते हैं लॉकडाउन, आ जाते हैं कभी ये आ जाते हैं। तो हमने बैलेंस जिसे कहते हैं अप्रोच, बीमारी और मईशत को बैलेंस किया। जैसे इकोनॉमी में हम अक्सर अंग्रेजी में एक फैंसी वर्ड बोलते हैं कि महंगाई और ग्रोथ को बैलेंस कर दिया है स्टेट बैंक की पॉलिसी में। इसी तरह मैं कहूँगा कि जो NCOC और इमरान खान की स्ट्रेटेजी थी कि इस वबा और मईशत को बैलेंस करें, अगर इन दोनों को बैलेंस नहीं किया तो आप वबा कंट्रोल करते करते लोगों को माशी तौर पर बीमार करें। बिल्कुल, और मुजम्मिल साहब, खान साहब का शुरू से एक ही पॉइंट रहा है कि हम लोगों को भूखा नहीं मार सकते, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बीमारी और अपनी जो आपके जो मामलात हैं उनको आपने बैलेंस तरीके से चलाया भी है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा हिम्मत और हौसले की बात करते हैं। जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर हौसला हो, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी करने से उस शख्स को नहीं रोक सकती। वो शख्स अपनी शख्सियत को बनाने में आगे निकल जाता है, बातें करने वाले पीछे रह जाते हैं। मुल्तान की कहानी है जहां पर बाहिम्मत खातून से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। हाथ नहीं है उनके, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपने रोज़मर्रा के कामों में आड़े नहीं आने दिया। अपने तमाम काम वो अपने पाँव से बड़ी महारत से सरअंजाम देती है। किसी के ऊपर वो बोझ नहीं बनी, उन्होंने किसी को भी अपना सहारा नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद हूँ तो मेरा वजूद ही मेरा सहारा है। राशिद हमीद हमें रिपोर्ट दिखाएंगे। मुल्तान के इलाके मोहल्ला नासिराबाद की रिहायशी ये है शम्मा रिफत, जो पैदाइशी दोनों बाजुओं से महरूम हैं। लेकिन इस बाहिम्मत खातून ने कभी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। रोजमर्रा जिंदगी का हर काम अपने पाँव से करती हैं। मैं बचपन से पैदाइशी ऐसी हूँ, पैदा ही ऐसी हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर तवज्जो की दी है, और मैंने अपनी मेहनत सलाह से शुक्र अल्लाह का मैं सारे काम करती हूँ।
सारे काम करती हूँ और किसी के मोहताज नहीं हूँ। चाय पीनी हो, किचन संभालना हो, कपड़े इस्त्री से लेकर झाड़ू देने तक सारे काम शम्मा खुद करती हैं। भाई को बाहिम्मत बहन पर फख्र है। मेरी बहन है, ये हमें फख्र है कि किसी पे बोझ नहीं है, अपना हर काम खुद करती है। ना कभी किसी ने ये कहा है कि मुझे मेरी कोई मदद की जाए, और फख्र से अपनी जिंदगी गुजार रही है। शम्मा की ख्वाहिश है हुकूमत माली इमदाद करे ताकि मेहनत और लगन से बाइज्जत कारोबार करके वो अपना और घर वालों का पेट पाल सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ऐसे खुददार लोगों की बड़ी ज़रूरत है हमारे मुआशरे में, क्योंकि हमारे मुआशरे के वो लोग जो ज़हनी माजूर हैं उन्हें इनसे सीखने की ज़रूरत होती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने समा की खबर का नोटिस लेते हुए शम्मा रिफ़त की माली मदद का ऐलान किया है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि मैं इनका मैटर टेकअप करूँगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये फरमाती हैं कि जी मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कोई बिज़नेस करूं। मैं अपनी जो हैसियत, जो उसको अल्लाह ताला ने जिस तरह से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है वो उसके मुताबिक काम करना चाहती है। तो मैं ज़ाती तौर पर भी इंशाल्लाह, और वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हमने हाईलाइट की उन पर एक्शन लिया, लोगों की सपोर्ट की। अब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर तरह से इस खातून को सपोर्ट करेगी, इसको पूरा मौका देंगे इंशाल्लाह ताला कि ये बहादुरी से अपनी ज़िंदगी गुजारे और लोगों के लिए रोल मॉडल बने। आगे बढ़ते हैं जनाब। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वक्त की बात होती है ना, आज वक्त ऐसा है, कल वक्त ऐसा आ जाएगा। कल तक चाय जो है रंग से सजे ट्रकों में हमें जाती नजर आती थी, लेकिन आज इन ट्रकों के सारे रंग चाय के ढाबे में आ गए हैं। यानी एक ढाबा जहां पर ट्रक के सारे रंग मौजूद है और वहां पर बैठे और बैठ के चाय से लुत्फ अंदोज हों। लाहौर में शौक रंग से सजे ढाबे की कहानी मोहम्मद कुर्बान की जुबानी सुनते हैं। चाय की प्याली में तूफान तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या चाय की प्याली के साथ ट्रक काट देखा है? खिलते रंग लेकिन माहौल नेहा, चाय की गर्म चुस्की के साथ फूल और बेल बूटों के खीरा करते डिजाइन। दुनिया में अछूते ख्यालात की बढ़ती मांग अब हर जगह नजर आ रही है। ट्रक की बजाय मेज, कुर्सियां और दीवारें आर्टिस्ट का कैनवस बन रही हैं। पत्ती तेज ना भी हो तो रंग अपना काम दिखाएंगे। ट्रक आर्टिस्ट मोहम्मद हसन की ट्रकों से 12 बरस की दोस्ती है। कहते हैं चाय को शौक रंगों का तड़का लगेगा तो मजा भी बढ़ेगा। असल में ये ट्रक आर्ट आम आर्ट की एक रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन मुख्तलिफ कलर्स में। जो मोस्टली हमारे ट्रक आर्ट में जो यूज़ होते हैं कलर्स, वो ज़्यादातर आपको पिंक नज़र आएगा नियॉन में, येलो नज़र आएगा नियॉन में, उसके अलावा ऑरेंज और कहीं कहीं आपको पर्पल भी नज़र आएगा। आर्टिस्ट का कहना है कि शौक रंग मुल्क के मुस्बत इमेज को 4 चांद लगाएंगे और स्याह खींचे चले आएंगे। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। तो जनाब आ गए हैं मंडी गुरु, मवेशी लवर्स को कई गुर सिखाने। मवेशी मंडी जाने वाले तकरीबन हर शख्स को सबसे पहली जो फिक्र लाहक होती है वो ये होती है कि जो मवेशी वो खरीद रहा है उसके कितने दांत होंगे। व्यापारी से भी पहला सवाल यही होता है कि भैया जो मवेशी आप बेच रहे हैं उसके कितने दांत हैं। लेकिन अक्सर व्यापारी जो हैं नौसरबाजी कर जाते हैं, चलाकी कर जाते हैं, चूना लगा जाते हैं। 2 दांत दिखाकर 4 दांत का बकरा या गाय आपके हाथों में थमा देते हैं। ऐसे नौसरबाजों से कैसे बचें, कैसे निपटा जाए? 2, 4 और 6 दांत के जानवर की क्या पहचान होती है, जानते हैं मंडी गुरु अब्दुल्ला जावेद से। मंडी गुरु आज आपको बताएगा कि ये दांतों का चक्कर क्या है। 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत। लोग 2 दांत की कुर्बानी को क्यों प्रेफर करते हैं, दांतों का क्या डिफरेंस होता है, हम आज आपको इस पे मालूमात देंगे। ये मेन जो बीच वाले हैं ना, ये 2 हैं। ये इसके बराबर वाले 4 हो गए और इसके बराबर वाले 6। अच्छा, ये देख रहे हो, बाकी ये जगह खाली हैं, खाली मसूड़े बने हैं, ऊपर के नहीं होते हैं।
सेहत से तो ये मुझे 2 से 4 दांत लग रहा है, क्योंकि 2 दांत और 4 दांत में इतना डिफरेंस नहीं होता। ये देखो 2 दांत, बाकी बराबर वाले बिल्कुल छोटे छोटे हैं। 4 दांत, ठीक है जी। ये बैल तो है 4 दांत। जानवरों के दांतों में और क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। आइए मेरे साथ। भाई ये अभी बछड़ा है 6 दांत, 6 दांत है। इसको जब 2 दांत करते हैं, इस दांत को भी इधर से काट देंगे, इधर से भी काट देंगे, ब्रिक बच जाएगा हाथ से। इसको भी काट देंगे, इधर से काट के छोटा कर देंगे ऊपर से। फिर ऐसे जैसे ये खीरी वाला दांत खड़ा है ऐसे लगने लगेगा। फिर लोगों को बताते हैं ये हमारा बछड़ा जो है 2 दांत। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक भाई, करम है, शुक्र है मालिक, आप सुनाओ। खीरा जानवर जो होता है जिसकी उम्र 2-2.5 साल नहीं हुई होती है, उसको 2 दांत का किस तरह करके बेच सकते हैं? भाई उसके जो साइड वाले दांत है ना, उनको रगड़ के छोटा कर देते हैं। जो बीच वाले 2 दांत है वो बड़े रहने देते हैं। वो जो इधर शहर का माहौल है उनको पता नहीं चलता, उनको 2 दांत करके दे देते हैं। नाज़रीन, यानी आपने ये डिफरेंस देखा कि 2 दांतों को, बीच के जो 2 दांत होते हैं, जिसको जानवर देख के आप यही कहते हैं कि ये जानवर 2 दांत है, वो 2 दांत बीच के ऐसे सीधे रहने दिए जाते हैं। उसके बाद जो साइड के दांत होते हैं उसको जो है वो घिस के नीचे कर दिया जाता है, तो जानवर ऑटोमेटिकली 2 दांत का लगता है। आबिद भाई, ऐसे कितने लोग हैं आपकी नज़र में जिन्होंने ऐसा किया हो और उसको कोई सज़ा हुई हो यहाँ पे मंडी में या वहाँ पंजाब में? नहीं भाई, सज़ा किसी को भी नहीं मिलती है, वो दे देते हैं। किसी का पता चल जाता है, फिर वो वापस कर जाते हैं। कोई वापस लेता है, कोई नहीं लेता है, अपनी जगह आगे पीछे कर लेता है। जहाँ फिर वो हमने आज तक सुना नहीं है, बाकी दांत जो बने हुए वो देखे हैं हमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जानवर 2 साल का सही उम्र में हो जाता है, उससे वो 4 दांत में कितने अरसे में जाता है? भाई जब ये 2 दांत हो जाता है ना, उसके फौरन बाद 4 भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है। उसमें टाइम की बात नहीं होती है। कोई जानवर ऐसे होते हैं 2 और 4 एक साथ हो जाते हैं, कोई 6 महीने के बाद होते हैं। सही। और 6 दांत और 8 दांत, ये 4 दांत का हो गया जानवर, अब उसने 6ठे और 8वें दांत जो एक साथ टाइम लेता है? जो एक साथ 4 दांत हो जाता है ना, 2 और 4 एक साथ हो जाता है, वो तकरीबन 1 साल के बाद जो 6 दांत होता है। 1 साल के बाद? हाँ सही। जो वक्फे से होता है वो मकसद साल के अंदर 2 होता है, 4 होता है, फिर 6 भी हो जाता है। जो एक साथ 2 दांत और 4 दांत हो जाता है वो 1 साल के बाद 6 दांत होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक होता है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने 2 दांत की कुर्बानी कर ली, आपकी नज़र में आइडियल जानवर की कुर्बानी कितने दांतों में? भाई कुर्बानी जो है 2 दांत से लग के 8 दांत तक कुर्बानी तो ठीक है, हो जाती है। बाकी कोई जानवर ऐसे बड़े खड़े कर देते हैं, वो बहुत उम्र के हो जाते हैं 8, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी उम्र कम करने के लिए जो दांत उनके 4 दांत बना देते हैं, उसको जो साइड वाले 4 दांत होते हैं ना, उनको काट के बारीक कर देते हैं, और जो बीच वाले 4 हैं वो ऐसे चौड़ाई में रहते हैं, तो वो 4 दांत दिखने में आता है। यानी जिस तरीके से 2 दांत दिखाने के लिए हम साइडों के माइनस करते हैं दांत रगड़ के, हाँ, उसी तरीके से बड़े जानवर की उम्र को कम करने के लिए भी ये रगड़ने वाला प्रोसेस जो है दांत का, ये होता है। जो खीरे को 2 दांत करते हैं वो ऊपर से रगड़ते हैं, जो 8 दांत को 4 दांत करते हैं उसको बीच में दांत को काट के बारीक कर दिया जाता है, उसके बाद वो 4 दांत लगने लगता है। खरीदारी करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है जो जानवर आप खरीद रहे हैं इनके दांतों को कहीं साइड से काटा हुआ तो नहीं है। अगर दांतों के बीच में गैप है तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि जानवर के दांतों को घिसा हुआ है। इस चीज को देखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जानवर की खरीदारी करें। तो जनाब, जानवरों की खरीदारी करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है, और हमें अक्सर ये लगता है कि मर्द हजरात ही शायद ये काम कर सकते हैं, व्यापारी भी सिर्फ मर्द हजरात बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फैसलाबाद से खबर है जहाँ पर मिसेस आमिर नामी खातून व्यापारी के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं।
जिनका बाड़ा जो है खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि उनके बाड़े में 40 से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। इन मवेशियों में सबसे महंगा और सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? अभी तक कितने जानवर बिक चुके हैं? इनकी देखभाल कैसे होती है? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में। मिसेज आमिर हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिसेज आमिर, मुझे ये बताएं कि एक खातून, मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि खातून एक बाड़ा चला रही हैं, मतलब दुकानें चला सकती है, रिक्शे चला सकती है, मोटरसाइकिल चला सकती है, लेकिन एक बाड़े को और जानवरों की देखभाल करना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है। जी, एक्चुअली हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है वुमेन का कि वुमेन सिर्फ बुटीक चला सकती है या ब्यूटी सैलून चला सकती है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हों और कोई इरादा करें तो मेरे ख़्याल से आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल स्टाइल में ही करें, क्योंकि जैसे ही आपके जहन में मवेशियों का ख्याल आता है या जैसे आप वर्ड बाड़ा यूज़ कर रही हैं तो वो उसको एक ग्रेड नीचे कर देता है और लोग समझते हैं कि वो ये काम तो जो है वो बड़ा लो लेवल काम है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंस है। और ये फार्मिंग जो है वो अगर आप बाहर के मुल्कों में तो देखें कि उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई है। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड ने इस काम को बिगिन किया, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको एक डिफरेंट लेवल पे करेंगे, इसको डिफरेंट टेक्निक के साथ करेंगे, कन्वेंशनली नहीं करेंगे इसको बिल्कुल भी। और जो मेरे फार्म की एक यूनिकनेस है वो है 100% ऑर्गेनिकली ग्रोन एनिमल्स जो हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है। क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, ज़ाहिर है, तो मुझे पता है कि जब आप जैसे मुर्गी वगैरह ख़रीदते हैं आपको बहुत फ़िक्र होती है कि इनको कोई हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स तो नहीं दिए हुए। जब आप वो गोश्त अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपको पता है कि उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, बड़ों की हेल्थ पे भी क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि भले से हमारे जानवर बहुत ह्यूमंगस नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, हम उनको नेचुरली ग्रो करेंगे नेचुरल डाइट के ऊपर। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सारी डाइट खुद ग्रो करते हैं। अच्छा। चाहे वो ग्रीन पाउडर हो, चाहे वो ड्राई मटेरियल हो, हर चीज़ जो है, ग्रेन्स जितने हैं वो सारे खुद हमारी फील्ड्स पे ग्रो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रेसिपीज़ हैं सारी वो मेरी अपनी ओन डेवलप्ड हैं। बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ एग्रीकल्चरिस्ट, मगर मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, बहुत लिटरेचर पढ़ा है। मेरा सुबह का तकरीबन 2-3 घंटे इसी चीज़ में मैं अपने लगाती हूँ कि एवरी डे आई लर्न अ न्यू थिंग, एवरी डे आई वांट टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम द लिटरेचर, फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्सेज, या जो बहुत एक्सपीरियंस फार्मर हैं, फॉरेनर्स भी, मतलब बाहर वाले भी और यहाँ वाले भी, उनके साथ मैं काफ़ी चैट करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, जो हमारे जर्नल हमारे इश्यूज़ होते हैं फार्मिंग में, उन सब को। तो यू नो इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू आप जानवर ख़रीद लें और उसको पालना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। और फिर बेज़ुबान जानवर को जब आप अपने पास रखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको जो खिला रहे हैं आप, आया वो खुराक ऐसी है कि जो कि उसको खिलानी चाहिए, या फिर सिर्फ आप अपना मुनाफा देख रहे हैं उसको ये चीज़ खिलाने में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी नस्ल के आपके पास कुर्बानी के जानवर मौजूद है, और अभी तक कितने कुर्बानी के जानवर ऐसे जो कि फ़रोख्त हो चुके हैं? जी देखिए, मेरे पास एटलीस्ट मेरे पास जो पूरी लॉट है जानवरों की वो 70 जानवर इस दफ़ा मैंने जो है वो डेवलप किए हैं बकरा ईद के लिए। और उनमें से मेरे पास ब्राह्मण नस्ल है, चोलिस्तानी, धन्नी, साहिवाल, मेरे पास सिब्बी नस्ल है। तो जो मतलब एक ऑस्ट्रेलियन हैं, फ्रीजन्स आप कहें जिनको, सारी इस टाइप की नस्लें मेरे पास हैं जिनकी डिमांड ईद पर होती है। और स्पेशली मैंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है क्योंकि कुर्बानी जो है वो, जैसे मैं अभी सुन रही थी कि दो दांत और 4 दांत, बेसिकली कुर्बानी के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा है। उसको कुछ लोग बड़ा जानवर नहीं पसंद करते, कुछ लोग बड़ा जानवर पसंद करते हैं।
तो ये डिपेंड करता है जानवर की एज के ऊपर कि आपको किस एज का जानवर चाहिए, किस वेट का जानवर चाहिए। कुछ दोंदे होते हैं और उनकी उम्र छोटी है मगर उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये तो सारा कुछ डिपेंड करता है ग्राहक के ऊपर कि वो किस तरीके की उसकी डिमांड है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे हर रेंज अपने पास रखी हुई है। हमारे पास 1 लाख से लेकर 9-10 लाख रुपए तक का जानवर है, क्योंकि ये फरीज़ा ऐसा है जो हर किसी को पूरा करना होता है। ये हमारा मकसद यहाँ पर आना ये नहीं है कि लोग सिर्फ शो ऑफ करें अपना जानवर दिखा के। हर किसी की पॉकेट डिफरेंट होती है, हर कोई मुख्तलिफ रेंज का जानवर अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस लिहाज से हमने जो है वो यहाँ पे जानवर खड़े किए हुए हैं। अच्छा मिसेस आमिर, जैसे आप बता रही हैं कि 1 लाख से 9 लाख तक के जानवर इस वक्त आपके पास मौजूद है, तो अगर कोई ख़रीदार आता है और वो कहता है कि आप उसे 1 लाख वाला जानवर दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर तो ये होता है कि लोग सिर्फ पूछ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत जेन्युइन होते हैं तो वो बड़े आराम से बता देते हैं कि ये हमारी पॉकेट है। और बीइंग अ सेल्समैन ऑल्सो, जब आप यहाँ पे ऑन द ग्राउंड एज अ सेल्समैन काम करें तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जज द कस्टमर कि वो बेचारा चाहता क्या है, क्योंकि हर कोई तो ये नहीं बता सकता ना कि मैं इससे ज़्यादा का जानवर नहीं ले सकता। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एक कंफर्ट लेवल पे लेकर आएँ और फिर उसको जो है उसकी रेंज का जानवर दिखाएं। तो अभी तक सबसे महंगा और सबसे सस्ता जानवर जो आपने फरोख्त किया है वो कितने का था? देखिए, अभी तक मेरे कुछ जानवर जो हैं वो फार्म हाउस पे ही सेल हो चुके हैं। बिफ़ोर कमिंग टू मंडी वो हम सेल कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास 3.5 लाख 4 लाख का जानवर भी सेल हुआ है। वो बड़ी रेंजेस के जानवर थे और हमने जो हमारे पास बहुत कम जानवर बहुत हाई प्राइस हैं। मैंने आपको कहा क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिकली ग्रोन हैं तो हम उनको उस वेट पे जो कि जर्नली आपको नज़र आता है कि 10 लाख का जानवर है, 20 लाख का जानवर है, हमने उनको ट्रीट ही उस तरीके से नहीं किया है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रही थी इनकी कीमतें मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि आपने जो इनकी खुराक रखी है वो वाकई ऐसी जिस पे काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस जगह पर जिस मंडी में आप मौजूद हैं, आपका बाड़ा है, यहाँ पर दीगर जो व्यापारी होते हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? जी, ये थोड़ा सा टफ़ सिचुएशन है बिकॉज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे बहुत अटेंशन मिल रही है बीइंग अ वुमेन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये सारा सेटअप बनाया गया और मुझे फ्रंट पे खड़ा कर दिया है जस्ट टू मार्केट द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। आई एम द वन हु इज़ डूइंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग विद दिस डाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फुल नॉलेज मेरी डाइट की। इस मार्केट में compete करना इतना आसान नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एक और भी चीज़ है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा। वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपके पास पढ़ी लिखी औरतें हैं और वो इस फील्ड में आ सकती हैं और इसको रन कर सकती हैं तो वाई नॉट। डिपेंड करता है कि आप काम को करते किस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो मैनेजमेंट है मेरे ख़्याल से तो इस मार्केट को, कैटल मार्केट को भी जो है वो कवरेज मिलनी चाहिए क्योंकि ये 2016 में इनॉग्रेट हुई हैं। पंजाब में इस तरह की 13 कैटल मार्केट्स हैं जो ऑल राउंड द ईयर रन करती हैं और ये माशाल्लाह इतने अच्छे सेटअप हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई होती हूँ, सारी फैमिलीज़, औरतें, बच्चे, सब लोग विजिट करते हैं। अच्छा मिसेस आमिर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने औरतों और बच्चों का जिक्र किया, अभी ईद में थोड़ा सा वक्त रह गया क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा चांद रात को हम जानवर खरीद लेंगे, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, ये ज़्यादातर ख़रीदार ही आ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एट दिस पॉइंट ज़्यादातर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम उसके अंदर जेन्युइन बायर्स भी होते हैं जिनको ख़रीदना है। देखिए, जिनके पास स्पेस होती है वो जल्दी ख़रीद लेते हैं, जिनके पास जानवर को रखने की स्पेस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप
अभी भी 15 दिन है, आप कैसे टेक केयर करेंगे, वो क्या खाना खा रहा था, उसको किस तरह की इन्वायरमेंट में रखा हुआ था। नॉर्मल घरों में वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मेरे बहुत सारे जानवर, जो यहाँ से 7 जानवर मैंने अपने शेड से सेल किए हैं, नॉट फ्रॉम द फार्म। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कस्टमर्स को इस लेवल पे सेटिस्फाई किया है कि उन्होंने फूड मुझसे वो लेकर गए हैं। अच्छा। और मैं उनको ये सर्विस दे रही हूँ जी, क्योंकि देखिए अगर किसी ने इतना महंगा जानवर ख़रीदा है तो उसको उसकी टेक केयर भी तो पता हो कि कैसे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकायदा हमने यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, हमारा कस्टमर आता है, बैठता है, हम उसको समझाते हैं कि देखें ये फीड है, इस टाइम पे खाता है, इस तरीके से खाता है, आपको इसकी डाइजेशन के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता कि जानवर को कैसे रखना है। जाहिर है जो उसका मालिक है वो उसकी खुराक को, उसके अंदाज को, ये जिस माहौल में वो रह चुका है, जिस माहौल में रह के वो बड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा पता होगा। अच्छा मिसेस आमिर, मुझे ये बताइएगा कि आप और आपके मियाँ जो हैं वो मिल के यहाँ पर काम कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम आप मौजूद होती हैं, फिर आपके मियाँ आ जाते हैं, कितना टाइम देती हैं आप यहाँ पर? आप मंडी की बात करें? जी जी बिल्कुल। जी मंडी में आजकल मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ हैं, तो वो मुझे काफ़ी टाइम दे रहे हैं और उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत, जिसे कहना चाहिए, एक मोटिवेशन है। वो और मैं ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं हर वक्त, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी सुकून नहीं मिलता कि मैं अपने जानवरों को छोड़ दूँ, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, कोई वर्कर कोई ज़्यादती ना कर जाए, खाने में कोई कमी ना हो जाए, खाना जो है वो पुराना तो नहीं हो गया उनके बंकर्स के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं मोस्ट ऑफ द रात को, मैं यहाँ से 3:30 बजे गई थी, अभी मैं मॉर्निंग में दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ। तो मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई चीज़ निग्लिजेंस ना हो जाए, कोई क्लीनिनेस में जानवर के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। और आई थिंक ये जो रूटीन है आपकी ये चांद रात तक इसी तरह से जारी रहेगी। थैंक यू सो मच मिसेस आमिर, आप हमारे साथ मौजूद ही बढ़ गए। एक ऐसी खातून से बात करके जो कि एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर हम सोचते ये समझते हैं कि सिर्फ जो है ना मर्द हजरात एक बाड़े को चला सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा सेहत से जुड़े एक अहम मसले की बात करेंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि सब्जियां खाओ, ज़्यादा अच्छी हैं, ये वाली सब्ज़ी जो है ये खानी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ सब्जियां खा लेना और गोश्त से दूरी जो है आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है? ये हालिया एक तहकीक हुई है जिसमें कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। अमरीकी साइंसदानों की हालिया तहकीक से पता चला है कि जो लोग जानवरों से हासिल होने वाली खुराक से मुकम्मल इज्तनाब बरतते हैं और सिर्फ सब्जी खाते हैं, सिर्फ सब्जी खोर बन जाते हैं, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि उनके टूटने का ख़तरा गोश्त खोरों की निस्बत 43% ज़्यादा हो जाता है, यानी 43% ज़्यादा होता है। इसमें कितनी सदाकत है और क्या सब्जियां और गोश्त का आपके अंदर बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है या फिर नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा ने। सहर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जब भी हम आपसे बात करते हैं बड़ा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप जो चीज़ें बता रही होती हैं ना, वो उसके बाद जब हम अपनी ज़िंदगी में वो शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होता है। जो ये रिसर्च सामने आई है मेरे लिए बड़ी अनोखी थी, क्योंकि मैं जो हूँ सब्जियों से ज़रा ज़्यादा करीब रहती हूँ और गोश्त से ज़रा ज़्यादा दूर रहती हूँ। तो क्या वाकई ऐसा है कि जो सब्जियाँ खाते हैं, गोश्त से दूर रहते हैं, उनमें ये मामला देखे जाते हैं, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अल्लाह का शुक्र अगर मेरी बताई किसी बात से किसी का थोड़ा सा भी भला हो जाए, यू जस्ट मेड माय डे। आपकी बात मैं पहले आसान कर दूं कि आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, और दूसरी बात मैं बता दूं कि दोनों चीजों का तवाज़ुन इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ एमफिल एंड पीएचडी रिसर्चर, मैं जो बात करने लगी हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बात में ऑथेंटिसिटी है और मैं अपनी रिसर्च और सालों की पढ़ाई की बेसिस पे बात करने लगी हूँ। ये जो स्टडी हुई है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है और ये कोहॉर्ट स्टडी है। कोहॉर्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। 55,000 लोगों पे ये स्टडी हुई है, जिसमें जो मेजॉरिटी थी और वो जो वो लोग होते हैं उनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक जो ज्यादातर उनके फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब जिन लोगों पर ये स्टडी हुई है, लोगों को पता होना चाहिए ना कि स्टडी कहाँ की है, बात क्या हुई है, उसके रीजंस क्या है, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो स्टडी हुई है इसमें मेजॉरिटी वाइट विमेन थी। नंबर 1, मेजॉरिटी वाइट विमेन थी तो यानी इसमें जेंडर फीमेल ज्यादा है। नंबर 2, क्योंकि वाइट विमेन थी तो रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जैसे आपके पास रेसेस चेंज होती हैं, आपके पास ज्योग्राफी चेंज होती है, आपके पास जीन्स चेंज होते हैं, डिजीजेस की ससेप्टेबिलिटी चेंज होती है, स्टडीज सब पे अप्लाई नहीं की जाती। अब मैं आपको स्टडी की और भी मजे की बातें बताती हूँ। देखिए, एक जनरल बात आपके पास ये है कि जो लोग वीगन होते हैं कंपैरेटिवली वो थिनर होते हैं, वो स्लीक होते हैं, जो ज्यादा सब्जियां खाते हैं, ठीक है। अब जब वो थिन होते हैं तो उनमें फैट कम होता है। जो फैट होती है वो आपकी बॉडी को एक कुशन प्रोवाइड करती है, नेसेसरी फैट, ठीक है, जो जरूरी है। वो कुशन प्रोवाइड करती है कि जब आप गिरते हैं आपकी हड्डियों के ब्रेक होने के जो चांसेस होते हैं, जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। इस स्टडी में ये देखा गया है कि हड्डियों के ब्रेक होने के चांसेस किस लोगों में ज्यादा थे? वीगन्स में ज्यादा थे, क्योंकि वीगन्स कंपैरेटिवली पतले होते हैं और जो जरा आपकी फैट का कुशन होता है वो उनमें कम होता है। यहाँ पर मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि अब आप खा के गए, अब तो डॉक्टर साहब ने टीवी पे कहा था कि फैट का कुशन बनाना है तो हम फैट का कुशन, जी नहीं, उस फैट के जरूरत से ज्यादा फैट के कुशन के नुकसान कहीं ज्यादा है, सिवाय इसके कि गिर के आपके हड्डी टूटने के चांस कम है। अच्छा, नंबर 2, यहाँ पर आपके पास जो स्टडी है वो खवातीन पर है। खवातीन में जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन वो ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन जो है आपके पास वो कंपैरेटिवली जो बोन मिनरल डिपोजिटेशन है, हड्डियों में जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज जो उसमें डिपॉजिट होना होता है उसकी डिपोजिटेशन को आपके पास बेटर करता है। मेजॉरिटी आपके पास जो यूरोपियन वाइट वुमेन थी इसमें वो नॉन वीगन भी थी और वो आपके पास खवातीन भी थी, ठीक है। तीसरी चीज, आपके पास मोस्टली जो लोग होते हैं जो हेल्दी होते हैं, क्योंकि नॉन वीगन ग्रुप वाज कंपैरेटिवली हेल्दी है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है। वीगन ग्रुप वाज कंपैरेटिवली स्लिमर। मैं जरा स्टडी डाइसेक्ट कर रही हूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग स्लिम होते हैं यूजुअली वो फिजिकल एक्टिविटी में भी ज्यादा एंगेज होते हैं। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज है, भाई एक्सीडेंट का खतरा किसका ज्यादा है? जो सफर ज्यादा करता है। गलतियां करने का खतरा किसका ज्यादा होता है? जो तजुर्बे ज्यादा करता है। तो चोट लगने का खतरा जिसका ज्यादा होता है? जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है। अब फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि आपके पास वीगन्स कंपैरेटिवली ज्यादा कर रहे हैं और नॉन वीगन्स इस ग्रुप में कंपैरेटिवली और वैसे भी जनरल देखा गया कम कर रहे हैं। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गोश्त ना खाएं, उस पर भी मैं आगे आ रही हूं। उस वजह से भी वहां पे टेंडेंसी ज्यादा आई। एक चीज जो यहां पर आई, जो आपके पास नॉन वीगन लोग यानी जो गोश्त खा रहे थे उनका डेली कैल्शियम इंटेक, मैंने सारी स्टडी डाइसेक्ट की है, 600 मिलीग्राम से कम था, जो कि बहुत कम है। डेली जो रिक्वायरमेंट है 19 से लेकर 50 साल तक के लोगों की, उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे होती है। 600 मिलीग्राम से कम है, यानी आगे जाके उनकी हड्डियां कमजोर होने का खतरा है। क्योंकि मोस्टली मैं ये भी आपको बता दूं कि नॉन वीगन गोश्तखोर लोगों में कैल्शियम का इंटेक कम क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कैल्शियम हम समझते हैं सिर्फ दूध दही में है। सारे बीन ग्रुप, सारी दालें, सारे कॉलर्ड ग्रीन, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपके पास कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स है। क्योंकि आपके पास जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं वो इन सारी चीजों को मिस कर देते हैं, तो इनकी कैल्शियम इंटेक कम थी, यानी आगे जाके कहीं ना कहीं हड्डियों को प्रॉब्लम जरूर होगा। यहाँ पर एक लूप होल जो मैंने निकाले, इन्होंने विटामिन डी लेवल्स चेक नहीं किए। विटामिन डी लेवल्स भी चेक करने चाहिए थे, क्योंकि कैल्शियम आपके पास बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता विटामिन डी एब्जॉर्ब हुए बगैर। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि स्टडी ये जबरदस्त है, ऑक्सफोर्ड की ये स्टडी है, ये एक कोहॉर्ट स्टडी है, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल पे की गई है और ये पब्लिश भी बीएमसी में हुई है, जो कि एक बहुत ऑथेंटिक मेडिकल जर्नल है, जिसमें हम सब डॉक्टर्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाए। लेकिन मैंने आपको स्टडी के बीच में थोड़े से लूपहोल्स बता दिए कि इसके बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना और इस बात को हेडलाइंस बना देना, आई डोंट थिंक इट शुड नॉट बी अलाउड, इट्स नॉट ऑथेंटिक। आप मियाना रवि, हाँ, जो लोग, एक मैं नुकसान बता दूं, जो लोग बहुत ज्यादा सब्जियां खाते हैं और बिल्कुल आपके पास जो गोश्त है वो नहीं खाते, उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 आपके पास एक लौता विटामिन है जो नॉन वेज में प्रेजेंट होता है, यानी गोश्त, मुर्गी, पोल्ट्री इसमें प्रेजेंट होता है और सब्जियों, दालों और ग्रेन्स में वो कम प्रेजेंट होता है। जो लोग टोटली वेजिटेरियन है वो अक्सर विटामिन B12 डेफिशिएंट होते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं। अपने विटामिन B12 सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें, 500 mcg से 1000 mcg तक डेली उसको लिया करें। और इसके अलावा जो आपके पास नॉन वीगन्स होते हैं, अब जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है ना वो हमेशा एनिमल प्रोटीन होता है। अब हम फवाइद की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके पास गोश्त होता है, वो आपके पास मुर्गी होता है। जो लो क्वालिटी प्रोटीन, प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री में इसको डिफाइन किया जाता है, वो आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, वो आपके पास दालों वाला प्रोटीन होता है। लेकिन मेरे वीगन बहन भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पे बहुत सारे जो रिलीजियस और कल्चरल रीजंस की वजह से भी गोश्त नहीं खाते हैं, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड।
आपके ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, चावल का, ग्रेन का और दाल का, डिफरेंट सब्जियों का, जिनको आप कंबाइन करके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे कर सकते हैं और आप इसको एक बेटर क्वालिटी प्रोटीन बना लेते हैं। और एंड में मैं ये बात करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने जो भी चीजें हलाल की हैं वो किसी रीजन पर हलाल की हैं। वो गोश्त आ जाता है, वो मुर्गी आ जाता है, वो सब्जी आ जाता है। क्राइटेरिया है आपके पास म्याना रवि एतदाल, अपनी डाइट में सब कुछ शामिल रखें। बिल्कुल, जब बैलेंस होगा ना आपकी डाइट में तो फिर आई थिंक आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। अच्छा, अगर हड्डियों की मजबूती की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी अहम चीज है जो कि हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है? गोश्त, सब्जियां, दूध, क्या चीज ज्यादा जरूरी है? आपके पास कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम वाले खाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितने भी कॉलर्ड ग्रीन्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास पालक आ जाती है, आपके पास ब्रोकली आ जाती है, आपके पास ये केल आ जाता है, आपके पास जितनी भी हरी सब्जियां आ जाती हैं, आपके पास सारी बीन्स, दालें, लोबिया, चना, जिस फॉर्म में उसमें कैल्शियम है, दूध, दही, डेयरी में तो आपके पास होता ही है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो कॉलर्ड ग्रीन से और वो दालों से और वो चनों से अपना कैल्शियम जो है वो पूरा कर सकते हैं। आपके पास जो सार्डिन्स है मछली, उसकी आपके पास कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बल्कि उसको हड्डियों के साथ खाया करें। हड्डियों के साथ अगर आप खाते हैं तो उसका विटामिन डी कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। कॉटेज चीज, पनीर जो है वो आपके पास कैल्शियम में बहुत ज्यादा रिच होता है। और इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अपनी लॉन्ग बोन्स जो है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं, उस पर प्रेशर देते हैं कि वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स बनाती है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स की एक्टिविटी को कम करती है। एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करें उसको। और वो सारी खवातीन जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं, चाहे वो 23-24 साल की भी हैं, बच्चा आपके जिस्म से बहुत ज्यादा कैल्शियम माँ का लेकर निकलता है, वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। 500 से 600 मिलीग्राम बच्चा पैदा होने के बाद अपने कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं और देखें कि आपको जरूरत तो नहीं है कहीं सप्लीमेंटेशन की अपनी डाइट को ठीक करने की। और 50 से ऊपर के जितने भी मर्द और खवातीन है वो तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और कैल्शियम कार्बोनेट को इंक्लूड मत करें, कैल्शियम सिट्रेट को इंक्लूड करें। अच्छा सर, ऐसा होता है ना कि कई घरों में हम देखते हैं कि पूरा हफ्ता सब्जी बनती है, इतवार का दिन ऐसा या हफ्ते का दिन ऐसा जिसमें आप गोश्त बना लेते हैं, या अगर लोग गोश्त नहीं खरीद सकते, उनकी क़ुव्वत खरीद इतनी नहीं है, तो वो चिकन बना लेते हैं। तो ये पूरा हफ्ता सब्जियां खाना और एक दिन गोश्त खाना, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सब्जियां और दालें जो हैं वो इस कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं कि आप अपने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोटीन का जुज़्व होता है, एसेंशियल यानी जरूरी, यानी जिसको मेरा जिस्म नहीं बना सकता और मैंने खुराक से लेना है। अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन आप अपनी खुराक में पूरा कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप हफ्ते में एक दिन गोश्त खाते हैं, मैं तो खुद 2 दिन से ज्यादा नहीं खाती। और अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगा है, हम सब जानते हैं, तो वो पूरा हफ्ता वीगन डाइट के थ्रू भी और अंडे लेके भी, अंडे में सारे, अंडा आपके पास इतना हाई क्वालिटी प्रोटीन है, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके पास अंडे में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके साथ अंडे, दूध, चनों और इन सब चीजों के साथ भी कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी किसी दिन एक सेगमेंट करते हैं नॉन वीगन प्रोटीन सब्स्टिट्यूट्स पे कि आप कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप सोया मिल्क को फर्मेंट करके कैसे टोफू बना सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो खवातीन दूध पीने से भागती हैं, या जिन खवातीन को, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो खवातीन दूध नहीं पीती हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जैसे आपने भी कहा, और दूध पीने से अक्सर वॉमिट भी होती है, तो ये दूध ना पीना, दही या मक्खन ना खाना, पनीर ना खाना, ये यकीनन आपकी हड्डियों की कमज़ोरी का तो बायस बनता है। या आप अगर पूरे हफ्ते में सब्जी भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, लेकिन आप दूध का इंटेक नहीं ले रहे। देखिए, दूध तो आपको डेली पीना है, और वो लड़कियां, बहनें, माएँ, बच्चियां जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं उन्होंने तो डेली लेना है, 1 ग्लास नहीं तो 2 ग्लास लेने हैं। पाकिस्तान में 65% ऑफ पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हजम नहीं होता। कोई बात नहीं, आप प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ आ जाएं। और अगर आपको लैक्टोज हजम होते हैं, आप दूध के 1 या 2 ग्लास लें, बस उसको सुबह खाली पेट मत लें और उसको किसी खाने के साथ मिलाकर मत लें। दूध खुद ऑलमोस्ट एक कंप्लीट मील होता है, उसको कभी किसी डाइट के साथ कंबाइन नहीं करते। और अगर दूध नहीं ले सकते तो दही तो ले, पनीर तो ले, कोई ऑल्टरनेटिव चीजें ले, लेकिन अपनी कैल्शियम का आपको बहुत ख्याल रखना है। बुढ़ापे में आपका ख्याल आप खुद रखें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और रख ही नहीं सकता। चाहे गोश्त खाएं या फिर आप दालें खाएं या सब्जियां खाएं या दूध खाएं, दूध पिए, एक बैलेंस जरूर रखें। बेहद शुक्रिया सहर, आप हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। जनाब, जरा एक तशवीशनाक खबर है। कौमी इदारा बराए सेहत ने कोरोना की मुख्तलिफ अकसाम, जिसमें बरतानवी अल्फा है, अफ्रीकी बीटा है और भारतीय डेल्टा है, इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। अरहम खान की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं।
खबरदार, हल्का मत लें, कोरोना वबा का खतरा अभी टला नहीं। मुल्क में वायरस की 3 नई इक़साम अल्फा, बीटा और डेल्टा भी सामने आ गयी। बरतानवी, जनूबी अफ्रीकी और भारतीय वायरस तेजी से फैलते हैं। कौमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। NIH के मुताबिक मई के आखिर और जून के पहले 15 दिनों में बाज मरीजों के नमूने लिए गए, जिनमें बरतानवी, इंडियन और साउथ अफ्रीकन वायरस की इक़साम की तस्दीक हो गई है। कौमी इदारे सेहत का सर्वेलेंस डिवीजन मरीजों के करंतना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए हासिल शुदा डेटा पर काम कर रहा है। इंतहाई तशवीशनाक खबर, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा कोरोना टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। भारतीय डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ और फिर इसकी तस्दीक कितनी खतरे वाली बात है पाकिस्तान के लिए? बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जो हिंदुस्तान में पाया गया था और अब दुनिया भर में फैल गया है, कोई 90 ममालिक में फैल चुका है ये। और इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि इसी का एक और वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। अल्फा वेरिएंट और जो उससे पहले वाले वेरिएंट थे उनके मुकाबले में 50% ज़्यादा % ट्रांसमिसिबिलिटी है, फैलने की ताकत है, और उसकी वजह से ये छा जा रहे हैं। जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ ये पुराने वेरिएंट्स को दबाकर और ये फिर छा जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान में भी ये मौजूद पाया गया है। और इस वजह से खतरा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, दूसरे वेरिएंट्स को दबा देगा, और फिर वैक्सीन के जो किस हद तक मौसर हैं इसके खिलाफ, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक हद तक तो मौसर हैं यकीनन, लेकिन किस हद तक मौसर हैं ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो इस वजह से बहुत से ममालिक में अब 2 अलग अलग वैक्सीन के मिक्सचर्स ट्राई किए जा रहे हैं, जो कि बेहतर पाए गए हैं बनिस्बत किसी एक वैक्सीन से इसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमें बहुत ही ज़्यादा, खासतौर पे जो बकरीद आ रही है और लोगों का आपस में मिलना मिलाना होगा, तो आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है पाकिस्तान में कोरोना वायरस। बिल्कुल, तो ये जो है बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बन सकती है अगर हमने एहतियात नहीं करी। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये ज़्यादा खतरनाक है और ये ज़्यादा तेज़ी से पंजे भी गाड़ है, तो मुझे ये समझाइएगा कि जो पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन लग रही है वो इसके मुकाबले में मौसर है, इसका मुकाबला कर पा रही है? इसका मुकाबला एक हद तक करेगी यकीनन। अच्छा, क्योंकि जो वैक्सीन हैं ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और ये आपका दिफा यकीनन करती हैं, लेकिन किस हद तक दिफा करेंगी ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसीलिए बहुत से ममालिक में, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक वैक्सीन नहीं बल्कि कई वैक्सीन का मजमुआ लगाया जा रहा है, 2-2 वैक्सीन मिक्स करके लगाई जा रही हैं एक के बाद दूसरी, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से डेल्टा के खिलाफ लड़ सकें। इसके ऊपर ज़्यादा डेटा क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ये तो डेटा आया है कि अगर फाइजर को और एस्ट्राजेनेका को मिक्स किया जाए या मॉडर्ना के साथ मिक्स किया जाए तो ये बेहतर तरीके से लड़ती हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। लेकिन जो चाइनीज वैक्सीन हैं ये किस हद तक इफेक्टिव हैं ये अभी तक इसका डेटा जो है ये पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक, डॉक्टर साहब ये तो आपने मिक्सचर बता दिया ना मुख्तलिफ वैक्सीन्स का, लेकिन अगर हम सिर्फ इस वेरिएंट के हवाले से या जो जिस तेज़ी से कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं उस हवाले से बात करें तो हम क्या देखेंगे आगे आने वाले वक्त में? फिर नई वैक्सीन्स की अक़साम भी मुतारिफ कराई जाएगी? बिल्कुल, इस पर बहुत काम हो रहा है और नई नई वैक्सीन की अक़साम के ऊपर काम हो रहा है, और ये अगले 4 से 6 महीने में आप देखेंगे कि नई अक़साम आना शुरू हो जाएंगी वैक्सीन की। लेकिन जब तक ये डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने हो चुके होंगे और गामा और एप्सिलॉन और पता नहीं कौन कौन से और वेरिएंट सामने आ चुके होंगे, तो ये एक किस्म की रेस है। ये एक तरफ तो ये तब्दील हो रहा है अपनी शक्ल और नई नई शक्लों में और ज़्यादा खतरनाक शक्लों में सामने आ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 6 से 12 महीने पीछे है इससे, और नई वैक्सीन डेवलप होने में तकरीबन 1 साल लगता है। तो ये एक सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि इसको रोकने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए ताकि ये फैले नहीं, जितना फैलेगा उतना ज़्यादा म्यूटेशन होंगी। सही है। तो ये म्यूटेशन होती कैसी हैं? कैसे हुए हैं? होता यह है कि जिस्म के अंदर जाके ये फोटोकॉपिंग किस्म की एक
सिलसिला होता है, एंजाइम्स होती हैं पॉलीमरेज, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट करता है, ये अपनी मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी। उस प्रोसेस में तब्दीलियां आ जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में जैसे कि आप फोटोकॉपी कर रही हैं किसी चीज को, तो उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं और नई नई वैरायटीज डेवलप होती हैं, जिसमें से कुछ ज्यादा खतरनाक वैरायटीज जो डेवलप होती हैं वो छा जाती हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है। और डॉक्टर साहब लास्ट में मुझे बताइएगा कि ये क्या अब ज़रूरी हो गया है कि जिस तरह से बड़ी ईद आ रही है, हर जगह हम देखते हैं कि हुजूम है, ख़रीदारी जानवरों की, फिर ईद पे बाज़ारों में भी रश, तो क्या अब ये स्टेप लेने की ज़रूरत आ गई है कि हम बाज़ारों में जो टाइमिंग है उसको भी महदूद कर दें? जी, ये हो सकता है, ये हुकूमत बेहतर जंच कर सकती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना फैल रहा है। लेकिन जो आपने कहा है ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं कि किस टाइम पे आप खरीदारी करें और या ना करें। तो ये जो NCOC है ये रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग कर रही है और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सब सूबों को कि आप इस तरह करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और एक भल वैक्सीन के अलावा जो है वो ये है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, जो कि हम डेली बेसिस पे आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर है कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर अहले खाना आपस में गुत्थम गुत्था हुए। लड़के की बहनों ने लड़की के भाई की आंखों में लाल मिर्चें फेंक दी। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, बताएगा क्या मामला हुआ? ये प्रेमी जोड़ा जो है वो चिनौट का रहायशी है और इंतकामी। जी अच्छा, ठीक है, अरशद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि पसंद की शादी का ये मामला था जिस पर अहले खाना जो थे दोनों जानिब के वो आपस में गुत्थम गुत्था में नजर आए। आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत नज़ारों की बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद शुएब नहीं हमें लेके जा रहे, ये अलग रिपोर्ट है। हसीन वादी कलाम के हुस्न को बरकरार रखने और दरियाए स्वात के संगम को साफ सुथरा रखने के लिए वासा टीम ने 10 रोज़ा सफाई मुहिम शुरू की है। सयाहों को भी गंदगी ना फेंकने का पैगाम दिया। अल्लाह करे कि सयाह इस पे अमल कर लें। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। खूबसूरत वादी कालाम का हुस्न मजीद निखर गया। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर वासा की 10 रोजा सफाई मुहिम। वादी कालाम के कई मुकामात से कचरा उठाया गया। दरियाए सवात के किनारे को भी साफ किया गया। वासा हुक्काम ने शहरियों से माहौल साफ रखने के लिए ताउन की अपील की। कालाम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, तो लोगों से ज़्यादा उनको मेरा एक पैगाम है कि आप लोग जब आए तो अपना कचरा जो है ना वो फैलाएं नहीं। सयाह कहते हैं सफाई सुथराई तफरीही मुकामात का हुस्न मजीद बढ़ा देती है। आम शहरियों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो यहाँ पे चीज़ें नहीं फेंके तो गंद पड़ेगा ही नहीं और इस तरह माहौल अच्छा रहेगा और नेचर को भी जो है वो सेफ रहेगी। 50% शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और 50% वर्कर्स की है। दोनों मिलके काम करेंगे तो कलाम को अच्छा और खूबसूरत बनाएंगे। 10 रोजा सफाई मुहिम के दौरान कालाम से 75 टन कचरा ठिकाने लगाया गया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। तो जनाब, बहैसियत शहरी अपनी हर जिम्मेदारी निभाएं, चाहे ये जिम्मेदारी है कि आपने माहौल को साफ रखना है, या ये जिम्मेदारी है कि आपने वैक्सीनेशन करानी है, या फिर ये जिम्मेदारी कि आपने समाजी फासले को बरकरार रखना है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।